नमस्कार। आज हम मानव पर्यावरण के मध्य जो संबंध हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से हम देखते हैं निश्चयवाद है, संभववाद है और नव निश्चयवाद के रूप में जो मानव के संबंध रहे हैं, ये किस तरह से मानव ने इनको प्रभावित किया है या इन्होंने मानव को प्रभावित किया है, इन सभी का आज हम जानकारी करें। सबसे पहले मैं एक परिचय के रूप में बताना चाहूँगा कि मानव और वातावरण के मध्य जो अटूट संबंध ये सदैव से ही रहा है, परंतु कुछ दोनों में जो सापेक्षिक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए कुछ भूगोलवेताओं ने जो एक आम सहमति होती है वो सहमति नहीं बन पाई। प्राकृतिक वातावरण और मनुष्य में कौन अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है, इस संबंध में हमेशा मतभेद बने रहे हैं। जो विद्वान प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों को अधिक शक्तिशाली मानते रहे उन्हें नियतिवादी या निश्चयवादी कहा जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं वो विद्वान जो मानव कार्य क्षमता को प्रकृति की तुलना में अधिक शक्तिशाली मानते हैं उन्हें संभववादी कहा जाता है। भौगोलिक अध्ययन के हम कई पक्षों के रूप में हम इसको देखते हैं और इसके कई पक्ष होते हैं। जैसे भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, भूगोल का प्रादेशिक अध्ययन होता है, मानव तथा वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन होता है। इस तरह से इसके कई पक्ष होते हैं। मानव वातावरण के जो संबंध होते हैं इनका भी एक मुख्य पक्ष होता है। मानव और वातावरण के संबंधों का जो विचार है वो प्राचीन काल से ही होता रहा है, परंतु 19वीं शताब्दी में जर्मनी में इस पक्ष का विस्तृत अध्ययन और प्रतिपादन हुआ, जिसमें वातावरण को सर्व प्रमुख माना गया। तथा 20वीं शताब्दी के आसपास जब हम देखते हैं तो इस विचारधारा में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने मानवीय पक्ष का को मुख्यतः प्रधानता दी। उसके बाद अमेरिकन तथा ब्रिटिश भूगोलवेताओं ने दोनों पक्षों का समन्वय कर दिया। इस प्रकार मानव पर्यावरण जो संबंध है इनके मध्य निम्नलिखित मतों और सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। मानव वातावरण निश्चयवाद की हम बात करें तो जो जर्मन भूगोल की जो जर्मन विचारधारा है, जर्मन स्कूल है का यह मुख्य पक्ष है और इसमें इन्होंने प्रकृति को सर्वोपरि माना है। संभववाद की हम बात करें तो भूगोल की फ्रांसीसी जो विचारधारा है उनका ये मुख्य पक्ष रहा है। इन्होंने मानव को सर्वकर्ता माना है या सर्वोपरि माना है। तीसरी जो हमारी विचारधारा है जो दोनों को एक पथ पे लेकर चलती है, एक सीध में लेकर चलने का कार्य करती है, वो है नवनिश्चयवाद या वैज्ञानिक नवनिश्चयवाद। इसमें हमने प्रकृति और मानव दोनों के बीच के जो समन्वय स्थापित किया है, यह ब्रिटिश और अमेरिकन विचारधारा मुख्य रूप से शामिल है। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे भूगोलवेताओं की जिन्होंने अपने अपनी विचारधाराओं के अकॉर्डिंग या अपने अनुसार जो सिद्धांत रहे हैं, जैसे निश्चयवाद है, संभववाद है और नवनिश्चयवाद है, को अपनाया। इनके मध्य जो पर्यावरण के साथ मानव के जो संबंध रहे उनके कुछ नाम बताऊंगा। सबसे पहले नियतिवादी देता हूँ तो ये यूनानी और रोमन भूगोलवेता है, जिसमें जो इसके पक्ष में रहे, जिसमें हेरोडोटस हैं, हिपोक्रेट्स हैं, अरस्तु हैं, स्ट्रम्बो हैं। इसी तरह जर्मन भूगोलवेताओं में देखते हैं तो वारेनियस है, कांट है, हम्बोल्ट है, रिटर है, रेडजेल है। अमेरिकन भूगोलवेताओं की हम बात करें तो इसमें कुमारी सैम्पुल जो सबसे महत्वपूर्ण रही है, उन हटिंगटन है। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में हम इसमें देखें नीतिवाद में तो बोदिन है, मोंटेस्क्यू है, डेमोइनसिल्स है आदि, और अन्य में देखें तो हाकिल और बकेल है। संभववाद में हम बात करें तो फ्रांसीसी भूगोलवेता में देखें तो लुसियन फेब्रे हैं, विडाल डेला ब्लास हैं, जॉन ब्रुन्स हैं, डेमांजिए हैं, ब्लेचार्ड है। अमेरिकन भूगोलवेताओं में बात करें तो ईसा बोमेन है और कार्ल ओ सावर इसके रहे हैं। और ब्रिटिश भूगोलवेताओं हम देखें तो हर्बर्टसन और रॉक्सबी इसमें मुख्य रूप से संभववाद के पक्षधर रहे हैं। नवनिश्चयवाद की बात करें तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा ये दिए गए सिद्धांत है, और वुलरिज एवं ईस्ट है और जॉर्ज टैथम इसके मुख्य रूप से पक्षधर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं नवनिश्चयवाद का अर्थ क्या है, इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, इसका विकास किस तरह से हुआ और इसकी क्या आलोचनाएं रही। नियतिवाद में मैं बात करूं तो मुख्य रूप से
यह कई नामों से जाना जाता है, जैसे वातावरणवाद है, नियतिवाद या निश्चयवाद है, वातावरण नियतिवाद है, भौगोलिक निश्चयवाद है। इस तरह से हम मुख्य रूप से जैसे हम कई बार देखते हैं कि जो पूर्व जो प्राचीन प्राग ऐतिहासिक जो काल रहा है, काल से मानव ने प्रकृति को स्वभावतः ही सार्वभौमिक मान लिया और उसके इस विचार को धर्म और धर्म के नाम पर स्थापित परंपराओं से दृढ़ता प्रदान की। नियतिवाद मतलब अर्थात नियति जो प्रकृति है वो ही सर्वस्रा है, उसको ही उत्तर मध्य काल में नवनिश्चयवाद के रूप में हम जानते हैं। परिभाषाओं में हम देखें तो मुख्य रूप से मानव पर्यावरण संबंधों के संदर्भ में जो प्रमुख विचारधारा है, जिसके अनुसार मनुष्य पर्यावरण है कि एक विशिष्ट देन होता है और समस्त जो मानवीय क्रियाएं होती है वो भौतिक दशाओं द्वारा नियंत्रित होती है। भौतिक दशाओं के अनुसार ही मनुष्य के शारीरिक गठन है, उसके भोजन है, वस्त्र है, उसका निवास स्थान है आदि प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं, व्यवसाय तथा सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक क्रियाओं आदि का जो निर्धारण होता है, इसमें प्रकृति की प्रबलता पर बल दिया गया है और मनुष्य को प्रकृति का अनुसायी या सेवक सिद्ध करने का प्रयास इसमें निश्चयवाद में किया गया है। इस विचारधारा का हम देखें तो सर्वाधिक जो विकास है 18वीं और 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा मुख्य रूप से किया गया। जर्मन भूगोलवेत्ताओं में रेटजेल इसके प्रबल समर्थक रहे हैं, जिन्होंने इस विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाया। अब मैं इसमें जैसे विकास देखते हैं तो सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिकों द्वारा इसका विकास किया गया। इसके बाद इसमें रोमन अरब भूगोलवेत्ताओं ने इसे पोषित किया, इसको आगे बढ़ाया, इसका विकास किया। लेकिन वास्तविक जो विकास है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका वैज्ञानिक विकास हुआ। डार्विन की एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में प्रकाशित हुई और विशेषकर डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का जो चमत्कारिक प्रभाव पर जो प्रभाव है वो विचारधारा पर पड़ा। इन दार्शनिकों की भांति भूगोलवेत्ताओं ने भी वातावरण मानव के बीच जो कार्य कारण संबंध स्थापित शुरू कर दिया और सर्वप्रथम नियति धारा विचारधारा का विकसित हुआ। नियति विचारधारा की हम प्रमुख जो विद्वान हैं उनकी मैं बात करूं तो जैसे हिपोक्रेट्स हैं, इनके अनुसार मैं कुछ इनके जो व्यक्त हैं तथ्य हैं, इन्होंने अपनी एक पुस्तक में बताया है कि जिसके ऑन एयर वाटर एंड पैलेसेस जो इनकी पुस्तक है, इनके अनुसार यूनानियों की जो प्राकृतिक संरचना है, आध्यात्मिक गुण है, व्यवहार है, पर जलवायु, स्थल रूप एवं मिट्टी के प्रभाव को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी बताया कि मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह लक्षण वंशानुसार होते हैं। फिर स्ट्रेबो आते हैं जो 63 BC से 36 AD के बीच में सबसे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ताओं में शामिल है। उन्होंने अपने नियतिवादी विचारधारा अपनी ग्रंथमाला ज्योग्राफिया में दिए और उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार इटली के आकार, धरातल, जलवायु और विश्व संबंधों में रोम के उद्भव, विकास और शक्तिशाली को प्रभावित किया है। स्ट्रेबो ने यह भी बताया कि अफ्रीका, एशिया एवं यूरोप के लोगों की तुलना करते हुए लिखा कि यूरोप की आकृति तथा तटीय बनावट विविध रूपी है, जबकि अफ्रीका के तट की आकृति सपाट एवं एशिया की मध्यवर्ती है। अतः एशिया एवं अफ्रीका के निवासियों ने यूरोप के निवासियों का आचरण, व्यवहार एवं शारीरिक जो रचना है अधिक विकसित हुई है। यूरोप की जो शीतोष्ण जलवायु है एवं यहाँ के जो पर्वत हैं, मैदान हैं के प्राय जो समरूपी वितरण ने भी यहाँ के निवासियों को विकसित करने में अनुकूल प्रभाव डाला है। इसी कारण यहाँ के जो मुख्य रूप से जो यूरोप के जो निवासी हैं वो अनुशासित हैं, सैनिक हैं, उच्च प्रशासक हैं और अच्छे नागरिक हैं। ऐसा स्ट्रेबो के अनुसार बताया गया निश्चयवाद के लिए। अरस्तु है, इन्हें विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने अपने
जो दार्शनिक के साथ साथ एक तर्कशास्त्री, राजनीति शास्त्री, जैव वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि नियतिवादी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए बताया कि यूरोपवासी बहादुर होते हैं लेकिन उनमें वैचारिक हीनता पाई जाती है, वहीं दूसरी ओर एशियाई लोग वैचारिक एवं दार्शनिक होते हैं। यह अंतर एशिया और यूरोप में प्राकृतिक वातावरण के कारण ही संभव है। जीन बोदिन है, इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में जो विचार नीतिवादी के संबंध में विचार दिए, पक्ष में विचार दिए हैं। इन्होंने बताया कि शीत प्रदेश के जो निवासियों की प्रकृति है वो दुष्टतापूर्ण है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों के जो निवासियों की बदलने की भावना है, समशीतोष्ण प्रदेश के निवासियों की प्रवृत्ति एवं शक्ति एवं साहसी होना बताया। इस तरह से ये जो ये सभी गुण होते हैं ये सभी प्राकृतिक वातावरण के कारण संभव है। इसी तरह इमन मोंटेस्क्यू के अनुसार हम बात करें तो हम देखें कि उन्होंने उनके मत के अनुसार निश्चयवाद है, ठंडी जलवायु के लोग जो होते हैं वो शारीरिक दृष्टि से सशक्त हैं, साहसी होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, कम संकालु और कपट रहित होते हैं, जबकि दक्षिण के लोग इनकी तुलना में वृद्ध पुरुषों की भांति भीरू, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल, निरुद्योगी एवं निष्क्रिय होते हैं। उत्तरी भारत के जो उत्तरी क्षेत्र के जो निवासी हैं वो दक्षिण में रहने के लिए जाते हैं, शीघ्र ही अपनी शक्ति को खो देते हैं तथा शिथिलता जो उन्हें होती है वो घेर लेती है। ऐसा इन्होंने माना है कि उत्तर और दक्षिण के जो भाग हैं इनमें जो वातावरण है वो एक दूसरे के लोगों को अपने आप में बनाए रखता है, इनके ऊपर अपना व्यक्तिगत प्रभाव डालता है। कांट की, इमैनुअल कांट की मैं बात करूं तो इनकी जो अपनी पुस्तक है भाषणमाला में मानव और जो पर्यावरण के मध्य संबंध है इसको मुख्य रूप से बताया। वो ये उनका ये मानना है कि न्यू हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड के नाम से नीदरलैंड है, कि जो समुद्र तट के निवासियों की जो नेत्र हैं निवासी आधे बंद रहते थे। इसका कारण यह था कि उनके वातावरण में असंख्या मक्खी जो होती हैं वो सदैव उनकी आंखों की ओर उड़ती रहती थी। गर्म देशों के जो निवासी हैं सामान्यतः सुस्त होते हैं और डरपोक भी। ये दोनों ही बातें ध्रुव उत्तर के निवासियों में भी मिलती हैं। और कायरता के कारण अंधविश्वासों को जन्म मिलता है और जिन देशों में ऐसे लोगों का निवास है उनमें दासता की प्रथा कायम हो जाती है। इस तरह वो ये कहते हैं कि अत्यधिक मात्रा में पसीना निकलने अथवा अत्यंत कम पसीना निकलने से शरीर का रक्त मोटा हो जाता है और अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी में नसें सूख जाने के कारण पशुओं का जो शारीरिक संचालन होता है वो कठोर हो जाता है। पर्वतों पर रहने वाले जो मनुष्य होते हैं वो प्रसन्नचिन्ह होते हैं, परिश्रमी होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, बहादुर और देश की आज़ादी से प्रेम करने वाले होते हैं। हम्बोल्ट है, इन्होंने भी अपने विचार हैं जो निश्चयवाद के पक्ष में दिए। इन्होंने ये माना कि जो मानव का जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो पर्यावरण के ऊपर निर्भर होता है। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्तित्व बहुत महान है, प्रभावशाली है, प्रज्ञावान है, जिसमें विज्ञान की अनेक शाखाओं के विकास का योग होता है, ये सब जलवायु और प्राकृतिक वनस के साथ संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अपने जो अनुभव उसके अनुसार बताया कि प्रकृति एक एकाकी है, उसकी विशेषताएं विषमताएं केवल प्रतिमान होती है, उसमें सत्यताएं नहीं होती है। और ये अपने भौतिक वातावरण तथा मानव क्रियाओं की भी व्याख्या है, जिसमें वह अपने भौगोलिक विश्लेषण का अंतिम लक्ष्य प्राकृतिक दृश्यों के बीच में एकता की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह रिटर ने भी अपने जो ग्रंथ है अर्थकुंडे में भौतिक वातावरण मानव के क्रियाकलापों पर नियंत्रण में विश्वास जताया और इनका मानना है कि स्वयं मानव की जो कार्यकुशलता भी जो होती है वो वातावरण पर निर्भर करती है। इसी तरह हेकल है, बकल है, डेमोसिल्स है, रेडजेल है। रेडजेल जर्मनी के प्रसिद्ध नियतिवादी प्रणेता रहे हैं और रेडजेल प्राकृतिक वातावरण और मानव के संबंधों में अंतर संबंधों को लगातार उभारना चाहते थे। उन्होंने इसे जनसंख्या के वितरण में भिन्नता, जनसंख्या प्रवास, वातावरण के कारण ही
बताया। इनके जो विवेचना के कारण ही रेटजेल को नियतिवादी माना। रेटजेल ने अपनी जो पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी में पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों का जो पारस्परिक संबंध स्थापित किया, उससे अधिक वैज्ञानिक स्वरूप देने की चेष्टा की। उन्होंने जो पार्थिव निश्चयवादी है, पार्थिव जो एकता है, एकता के सिद्धांत की विवेचना की। इनकी जो विचारधारा मुख्य रूप से निश्चयवादी है, परंतु मानव की क्रियाशीलता व स्वतंत्रता की झलक भी इनमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। रेटजेल एक जगह लिखते हैं कि हमारी बुद्धि, संस्कृति और सभ्यता की प्रगति की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती। उसकी तुलना एक पौधे के ऊपरी तने से हो सकती है। कारण यह है कि हम सदैव पृथ्वी से जुड़े हुए हैं तथा शाखाएं तने पर ही निर्भर होती है। मानवीय प्रति जो प्रकृति अपना मस्तिष्क और मस्तक आकाश में जितना ऊंचा क्यों ना उठा ले, तथापि जो मनुष्य के पैर हैं वो धरती पर ही टिके रहे तथा धूल की रूप में ये परिवर्तित हो, उसमें विलीन होना पड़ेगा, ऐसा उनका मानना था कि कैसे भी हो जाए धरती की प्रकृति के साथ हमेशा वो बना रहेगा। इसी तरह इनकी शिष्या कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल हैं, उन्होंने भी अपने नीतिवाद के पक्ष में विचार दिया। इनकी विचार काफ़ी महत्वपूर्ण रूप में कई जगह हम देखते हैं और बिल्कुल कटुता के साथ इन्होंने अपने विचारों को रखा, जिसमें हम देखते हैं कि इनकी जो एक पुस्तक है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिक कंडीशन, ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरियन रीजन में कट्टर प्रकृतिवाद का इन्होंने अपना आप में पोषण किया है। उनके अनुसार मनुष्य भूतल की उपज है और वह पृथ्वी का शिशु मात्र भी नहीं है और न ही उसकी धूल कणों का कण है, बल्कि पृथ्वी उनकी जननी है। यही उसका लालन पोषण करती है, खिलाती पिलाती है, शिक्षा देती है, मानसिक स्तर ऊंचा करती है और उसके अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं, जिज्ञासा है, वाक्पटुता है आदि को भरती है। उसका बौद्धिक विकास कर जटिल कार्यों को सफलतापूर्वक करने की प्रेरणा देती है। सैंपल आगे ये भी लिखती है कि प्रकृति मानव की हड्डियां और तंतुओं से में भी विराजमान है, उसकी मस्तिष्क और आत्मा में विद्वान है। इन सभी पुस्तकों में वो नीतिवाद का प्रतिफलन मुख्य रूप से करती है और देखने को मिलती है। मानव को एक निरीह प्राणी के रूप में वो बताती है, जो प्राकृतिक दशाओं के अनुसार ही सभी कार्य करता है और अपना समाज निर्मित करता है। सैंपल है ये मानव को मोम का पुतला माना है, जिसे वातावरण ही सांचे में ढालता है। मानव को उसकी वातावरण से अलग नहीं किया जा सकता, उसका ये मानना है। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि कृषि करता है, आवास बनाता है, परिवहन करता है, व्यापार हेतु मार्गों का निर्माण करता है, और लेकिन वो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रकृति का मनुष्य पर सदैव ही निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है। कार्य में प्रकृति मनुष्य की भांति प्रचार नहीं करती है। सैंपल की कुछ और जैसे हैं, सैंपल ने भौतिक वातावरण के 4 भागों में विभक्त किया है, जैसे सीधा भौतिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, मानव गतिविधियां। इसमें वो ये कहते हैं कि मनुष्य की शारीरिक संरचना में अंतर्दृष्टिगत होता है। सीधा भौतिक प्रभाव की बात करें कि मनुष्य की जो शारीरिक संरचना होता है उसमें अंतर्दृष्टिगत होता है। इसमें प्राकृतिक रचनाएं और जलवायु प्रमुख होती है। मानसिक प्रभाव की बात करें तो इसमें धर्म होता है, संस्कृति होती है, साहित्य होता है, भाषा होता है तथा भावनाओं और विचारों में अंतर आ जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की बात करें तो प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण वातावरण उन्नत समाज और आर्थिक उन्नति का सूचक होता है और यह वातावरण की संपन्नता पर निर्धारित रहता है और आधारित रहता है। मानव गतियों की वो ये कहती हैं कि यह आर्थिक साधनों या जलवायु के परिवर्तित के कारण ही होती है। मानव इस स्थिति में रूपांतरण कर सकता है। आवास और प्रवास इसके महत्वपूर्ण इनके जो परिणाम होते हैं वो देखने को मिलती है। इसी तरह एल्स हटिंगटन है जो इसकी मानव
के लिए नीतिवादी विचारधारा का अपने पक्ष रखते हैं। जैसे वो एक कहते हैं, उनके अनुसार हम देखते हैं कि जहाँ विरल बसे हुए पूर्णतः प्राकृतिक से प्रभावित एकाकी प्रदेशों में निवासियों जैसे एस्किमो हैं, किर्गिज हैं, कजाक हैं आदि की जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जो परंपराओं हैं वो पूर्णतः प्राकृतिक पर आधारित हैं। इसी तरह रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की जो प्रकृति है वो रेगिस्तान के आधार पर प्रभावित होती है। इस जो वो अपने पक्ष के आधार पर नीतिवाद का समर्थन करते हैं। इस तरह जो इसके जो पक्षधर होते हैं वो अपने विचारों के आधार पर लगातार नीतिवाद के पक्ष में अपने विचार रखते हैं और पर्यावरण का जो प्रभाव है मुख्य रूप से मानव के ऊपर व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इसकी आलोचना है वो मुख्य रूप से कई बार देखने को मिलती है। 20वीं शताब्दी के जो प्रथम 2 दशकों पर नीतिवादी विचारधारा का मुख्य रूप से वर्चस्व बना हुआ था, उसके बाद में इसकी आलोचना प्रारंभ हो जाती है और इस अनेक ऐसे विद्वान होते हैं जो प्राकृतिक वातावरण की जो शक्तियों के साथ ही मानव क्रियाशीलता को भी प्रमुख प्रधानता देना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि जो विकास की गति के साथ मनुष्य इतनी गति कर चुका होता है, उसकी स्थिति प्रकृति की विजेता के रूप में देखने को हम लगती है। वातावरण पर मानव का प्रभाव डालता है, किंतु वातावरण को बदलने की क्षमता मनुष्य में निहित है। उच्च अक्षांशों में जहां कृषि के लिए कुल 2 या 3 महीने का ही समय मिलता है, वहां पर तकनीकी विकास के फलस्वरूप फसलें उगाई जाती है। इसलिए यहाँ वातावरण की शक्तियाँ द्वितीय महत्व की सिद्ध होती है। फिर और एक उदाहरण देते हैं कि मानव तकनीकी प्राथमिक महत्व की है। इस प्रकार मानव जो वातावरण मानव अंतर संबंधों के परिप्रेक्ष्य में मानव केंद्रीय संभववादी जो विचारधारा का है वो उदय हुआ। साथ ही नियतिवाद की जो तर्क, नियतिवाद की आलोचना में निम्न कुछ तर्क जो प्रस्तुत किए। प्राकृतिक प्रदेश में सभी लोगों की जो क्रियाएं होती है समान होनी चाहिए, जबकि एक ही वातावरण में विभिन्न स्थानों के लोगों में अधिक अंतर देखने को पाया जाता है। उदाहरण के एस्किमो जो है वो पूर्व साइबेरिया के आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले चुकची तथा कोरियाक टुंड्रा प्रजाति एक ही जलवायु वाली परिस्थिति में रहती है, किंतु उनके जीवन स्तर तथा रहन सहन में काफी अंतर देखने को मिलता है। इससे ये वो स्पष्ट करते हैं कि एक ही वातावरण में यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य की सभी क्रियाएं समान हो। मानव अपनी इच्छा और मानसिक विकास से अपनी क्रियाओं में अंतर कर सकता है। किरचॉफ ने अपनी जो व्याख्या बहुत ही अच्छे ढंग से की है। उनके अनुसार प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मनुष्य उस पर इच्छा अनुसार कार्य करता है। इन दोनों में जो सामंजस्य स्थापित करते हुए मैन इज नॉट एन ऑटोमेशन विदाउट ए विल ऑफ हिज ओवन, अर्थात मनुष्य कोई स्वचालित शक्ति नहीं है जो अपनी इच्छाओं से हीन है। अगला जैसे पॉइंट में आलोचना में देखता हूं तो यह है कि सभ्यता के विकास में जलवायु महत्वपूर्ण कारक नहीं है। यदि यही तथ्य उत्तरदायी होता है तो प्राचीन काल में मिस्र के रेगिस्तानी वातावरण में सभ्यता का विकास असंभव प्रतीत होता है। कहीं पे भी रेगिस्तान में इस तरह का विकास, किसी बहुत बड़ी सभ्यता का विकास होना पॉसिबल नहीं है। एंडीज पर्वत के बीड़ क्षेत्रों में इंका सभ्यता का विकास नहीं हो पाता। ये दोनों ही सभ्यताएं प्रतिकूल परिस्थितियों में मानव की बुद्धि और कौशल से प्रकृति के पथ पर आगे बढ़ी हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो आर्य सभ्यता उच्च कोटि की थी, उस पर यूरोपवासी प्राय असभ्य थे तथा बर्बर जीवन यापन करते थे, जबकि यूरोप आज सर्वाधिक विकसित देशों की शरणस्थली है। स्पष्ट है कि यहाँ के विगत वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन नहीं हुए, जिससे ये स्पष्ट होता है कि आज के युग में मानव स्वेच्छा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अगला पॉइंट जैसे देखता हूं कि नियतिवादी वातावरणवाद को सर्वशक्तिमान मानते हैं और ये बताते हैं कि मनुष्य के सभी क्रियाकलाप प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों के अनुरूप होते हैं, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य क्रियाशील प्राणी है और वह प्रतिक्रियाओं
करके वातावरण को भी परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जैसे मनुष्य पशु पक्षियों की भांति एक ही वातावरण से आबंध नहीं रहता, बल्कि यह विभिन्न प्रकार के वातावरण में अपने जीवन यापन के साधन जुटा लेता है। फिर हम देखते हैं कि मनुष्य के जो शारीरिक गुण हैं, जैसे कद, रंग, आकार। इसी तरह अगला पॉइंट है, जैसे गेहूं, जो अंगूर, जैतून तथा सिंचाई पर आधारित फलदार वृक्ष जो भूमध्य सागरीय देशों में बहुलता से उपलब्ध होते हैं, पूर्णतः मानव प्रयास की उपज है। उनमें से कोई भी पौधा इटली या स्पेन आदि की उपज नहीं है। ये दुनिया के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मानव की रचना है। डेमोलिस ने जो स्टेपिज प्रदेश की समाज का वर्णन करने के बाद ये अनुभव किया कि जब मानव मिट्टी को परिवर्तित कर दिया तो उसे अपने स्थान विशेष को प्रभाव भी अपने अनुकूल बनाया है। उनके कार्य स्थान की अपेक्षा समाज को स्वरूप प्रदान करने में व्यापक महत्व बन जाते हैं। अतः मानव मिट्टी का दास नहीं है, अपने अनुसार वो अपने कार्य संपादन करता है। फिर हम पॉइंट की बात करें तो वातावरण जनित तत्व स्वयं कठिनता से जनसंख्या के वितरण को व्यक्त करते हैं। चीन का जनाधिक्य, भूमि का उपयोग है, मानव बसाव को लेकर पूर्वजों की पूजा अर्चना से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। इसी तरह हम देखते हैं कि उद्योग केवल वातावरण पर निर्भर नहीं करते हैं, इनके वितरण में भी मनुष्य का हाथ होता है। राष्ट्रीय आयात निर्यात नीति के आधार पर ये उद्योग धंधे पनपते हैं। भारत सरकार कुटीर उद्योगों से बड़े कपड़ों को अधिकारी तैयार करने का प्रोत्साहन देती है, जिससे हमारे देशवासियों की जो आस्था मैनचेस्टर और लंकाशायर से बने कपड़ों से हट जाए। इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं, जो नीतिवाद से हटकर मानव को अपना आप में महान बनाने के लिए कुछ सिद्धांत और पक्ष में आलोचना के रूप में तर्क दिए गए, जो इसको लगातार संभववाद की अपनी विचारधारा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद। अब संभववाद और जो निश्चयवाद है वो हम अगले नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको अध्ययन के रूप में अध्ययन कराऊंगा। धन्यवाद।